अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन हम अक्सर दिनों की मुनासबत से चीज़ों को प्लान करते हैं, यानी हम सोच रहे होते हैं अच्छा जी अभी वीकेंड करीब है, क्या कुछ करना चाहिए। आई थिंक फ्राइडे और थर्सडे दो मुश्किल तरीन दिन हमें लगते हैं ओनली बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द वीकेंड, लेकिन हमें पता होता है कि अभी थोड़ा सा काम और करना बाकी है। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी के बिल्कुल लास्ट लेग पर होते हैं और आपको फिर भी पता है कि हमें कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड गोल्स हैं, कुछ काम हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग साल के आखिरी 10 दिनों में छुट्टियां लेते हैं, तो अब उनको पता है कि अब दिसंबर की ऑलमोस्ट 12-13 तारीख हो चुकी है, अभी कुछ दिन 1-1.5 हफ्ता बाकी है और मुझे इसमें अपना बेस्ट देना है। व्हेन यू आर इन दैट लेग ऑफ एनर्जी, आप कभी कभार सहारा लेते हैं कुछ और चीज़ों का टू गिव यू दैट बूस्ट दैट यू नीड एट दैट टाइम। कुछ लोगों के लिए ये एक फेवरेट स्कार्फ हो सकता है, फेवरेट ब्रेसलेट हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा पेप अप करे और आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए। कई एथलीट्स को, परफॉर्मर्स को, एक्टर्स को हम देखते हैं कि उनका कोई ना कोई फेवरेट रिचुअल होता है। कभी कभार इस डिबेट में भी हम पड़ जाते हैं कि ये क्या उनके यकीन की, उनके एतमाद की जीत होती है या वाकई इन चीज़ों का कोई असर होता है। यानी अगर आप समझते हो कि मेरी परफॉर्मेंस, मेरा फेवरेट ब्रेसलेट पहनने से, या जब भी मैं रंग लाल पहनूं या अपना फेवरेट बैडमिंटन बैट या रैकेट इस्तेमाल करूं, तो उसके बाद ही मेरी परफॉर्मेंस वैसी होगी, क्या ये हमारा सिर्फ यकीन है या वाकई इन चीज़ों का कोई असर होता है। वैसे तो हमें कहा जाता है, हमारा दीन भी यही सिखाता है कि तोहम परस्ती, इस तरह की जो हमने खुद ही चीज़ें वाबस्ता कर ली हैं उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। मगर बहरहाल ये हमारे सिस्टम में, हमारे कल्चर में, हमारी तहजीब में इतना रचा बसा हुआ है कि इससे पूरी तौर पे आज़ाद होना शायद मुमकिन नहीं है। अगर आप इसको एज एन एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी के एंगल से देखें, ये सीना बसीना मुंतकिल हुई भी रिवायात होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे। वैसे तो ग्लास टूट जाए तो आपके जहन में ये आता है कि भाई अब सफाई कौन करेगा, कांच किसी को चुभ ना जाए, लेकिन कुछ लोग वाकई इसको बदकिस्मती की अलामत भी मानते हैं, इसको मनहूस करार देते हैं। इसी तरह आपने घर में बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जी दूध को उबलने मत दो, बजाय इसके भी कि ऑफकोर्स कोई खाने पीने की चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बुरा तस्वुर किया जाता है। इसी तरह की जो अलामात हैं या साइंस हैं हम अटैच करते हैं जी बिल्ली के गुजर जाने से या किसी और वाक़ये से। इन सब में ये सब हमारा वहम है या वाकई कोई सिक्स फोर्स, कोई ऐसी चीज़ बाहर है जो हमें इशारा दे रही होती है। आज का हमारा सब्जेक्ट यही होगा, इस पर हम बात करेंगे रात कह रही हूँ दिन के 10 बजे, और हमारा ज़बरदस्त पैनल भी हमारे साथ होगा और मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि अक्सर लोग अगर ऐसा समझते हैं और उनके साथ वाकई ऐसा वाक़या हो भी जाता है तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन बहरहाल लकी अनलकी होना शायद हमारे बस में नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है जिसमें कहा जाता है द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट, यानी मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ उतनी ही ज़्यादा मेरी किस्मत अच्छी हो जाती है। और ये मेरे ख्याल में तमाम ही वो एथलीट्स जो दुनिया में कुछ कर पाए हैं, जो टॉप रैंकिंग्स में पहुँच पाए हैं, वो आपको इसकी ज़रूर एक अमली मिसाल के तौर पे आपके सामने आते हैं। और आज ऐसी ही एक प्लेयर का जो कि ना सिर्फ मेरे ख्याल में तमाम क्रिकेट प्लेयर्स के दिल में अपनी जगह बना चुकी हैं, मगर बिलखुसूस वो ख़वातीन जो इस खेल का शौक़ रखती हैं, इसको प्रोफेशनली खेलना चाहती हैं, वो पाकिस्तान में एक ज़िंदा मिसाल हैं। हम बात कर रहे हैं फॉर्मर पाकिस्तानी विमेंस टीम कैप्टन सना मीर की। करना चाहते हैं, आप हमें फीडबैक देते हैं और उन सब्जेक्ट्स को भी हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। कराची में जैसा कि आप कह सकते हैं कि सर्दी से पहले खुश्की आती है, तो इस खुश्की में अगेन वी फील के देयर इज़ सो मच मोर दैट कैन बी डन। कल मैं एक ड्रामा देख रही थी, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो उन्होंने दिखाया कि एक बुजुर्ग खातून थी और उन्होंने कहा कि जी मेरे जिस्म में बड़ी खुश्की हो रही है तो मैंने आज अपने लिए पराठा बनवाया है। तो उनकी बहू साहिबा कहती है अगर आपके जिस्म में खुश्की हो रही थी तो आपको लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए था, पराठे से ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई फील के दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सचेंज, और इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये हम जानेंगे एक्सपर्ट से। बट राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आई फील हम जहाँ पे भी उठ रहे बैठ रहे होते हैं, हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर होता है कि हाउ डू आई लुक, एम आई प्रेजेंटेबल इनफ। तो कई लोग मुझसे ये शिकायत करते हैं कि जी शुरू में आपने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी, नाउ योर सब्जेक्ट हैज़ अ लॉट ऑफ दीज रेगुलर क्वेरीज अबाउट से अबाउट स्किन, अबाउट हेल्थ। मैं कहती हूँ कि आप इंफॉर्मेशन और अच्छी बात जिस भी मीडियम से पहुँचाएँ, दैट इज़ फॉर पीपल्स बेनिफिट। और ख़ास तौर पे यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, उसको सेंसेशनलाइज किए बगैर, उसको ग्लोरीफाई किए बगैर कि जी यही एक सेट पैटर्न है, ये आपका डिज़ायर्ड गोल होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इसलिए ख़ास अंदाज में हम बात करना चाहेंगे आज स्किन इशूज़ के बारे में भी, और स्पेशली जो विंटर्स में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शगुफ्ता। शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शगुफ्ता फॉर बीइंग हियर। जिस तरह की हमने शुरुआत में बात की थी, अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव दिस कंप्लेन कि सर्दियाँ जैसे ही आई हैं मेरी स्किन खुश्क हो गई है। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ड्राई स्किन और डिहाइड्रेटेड स्किन में क्या फ़र्क होता है? देखिए जी, अगर स्किन अब विंटर्स हैं तो विंटर्स जैसे ही सीज़न अगर चेंज होगा तो सीज़न चेंज होता है तो हम अपने क्लोथ्स का भी थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेते हैं। जिस तरह हम अपने कपड़े पहनना चेंज करते हैं, लेकिन लोग अपना जो चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं स्किन पे, अपना सोप, अपना मॉइस्चराइजेशन, अपनी प्रोडक्ट्स, वो चेंज नहीं करते उसके अकॉर्डिंगली, या आप अपनी डाइट जो है उस तरह से चेंज नहीं करते। लाइक अब अगर अल्लाह का भी देखा जाए तो अल्लाह का निज़ाम भी ऐसा है कि अल्लाह ने भी अगर वाटरमेलन हमारे लिए बनाया है तो वो हमारे लिए गर्मियों में आता है, सर्दियों में नहीं आता। क्योंकि जो है हमें ज़्यादा एक ज़रूरत होती है कि अंदर वाटर की तब भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि एक चीज़ है कि जो हमारे विटामिन सी है, ऑरेंजेस हैं, वो हमारे विंटर्स में आ रहे हैं। ठीक है, स्किन के लिए अब डिपेंड ये करता है कि आप कहती हैं कि डिहाइड्रेटेड स्किन, हमारी डिहाइड्रेशन हो गई और ये हो गया। लाइक अगर आपकी स्किन से, हम एक लिपिड लेयर की एक नॉर्मल बात करें कि अगर स्किन से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लिपिड लेयर जो है वो अगर हमारी कम होती जा रही है और ऊपर से रप्चर होती जा रही है तो हमारी स्किन ऑलरेडी उससे ड्राई होगी। लेकिन उसके लिए आपका क्या है कि इंटरनल हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एक्सटर्नल हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मकसद ये हुआ कि कई लोग समझते हैं जैसे आपकी स्किन टाइप है, आपकी स्किन टाइप ड्राई है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू आर बोर्न विद इट, वो आपकी एक नेचुरल कंपोजिशन है। जैसे जी मेरे बालों का रंग ऐसा है, मेरी आंख का रंग ऐसा है। लेकिन जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है वो खुश्की के वो असरात होते हैं जो आपने खुद अपने ऊपर तारी किए होते हैं, क्योंकि आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे। लेकिन डॉक्टर शगुफ्ता, एक और सवाल, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल आल्सो वॉच आवर शो, कि जब आपकी स्किन एक्ने प्रोन होती है, एंड आईड लाइक टू टॉक बोथ अबाउट द यंग गर्ल्स हु गेट एक्ने एंड द एडल्ट एक्ने एज वेल, तो उसमें जो दवाइयाँ, जो क्रीम्स, जो ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बेसिकली उस एक्ने को ड्राई कर रहा होता है। अब विंटर्स में जब ऑलरेडी एक सीजनल तब्दीली आई है और हमारी स्किन ड्राई हो रही है, तो वो ट्रीटमेंट वैसे ही कंटिन्यू करें या डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करें? व्हाट्स योर? आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेनली जो उसके लिए हमारे यहाँ पे ली जा रही होती है टॉपिकल रेटिनॉइड्स लिए जा रहे होते हैं या ओरल रेटिनॉइड्स लिए जा रहे होते हैं। और ओरल रेटिनॉइड्स भी हमारे यहाँ पे इस तरह से दिए जा रहे होते हैं कि एक नॉर्मल जनरल फिजिशियन भी ऐसे बगैर कुछ क्वेश्चन किए दे देता है कि हर दूसरा बंदा बड़े मजे से ओरल रेटिनॉइड्स ले रहा है, एंड दे डोंट इवन नो अबाउट द साइड इफेक्ट्स, कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सी चीज़ें आपको पहले से पूछनी पड़ती हैं कि अच्छा। अब उसमें बात ये कि उसमें भी हमारे पास, अगर टॉपिकल रेटिनॉइड्स की भी हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्रीम बेस्ड भी अवेलेबल है, जेल बेस्ड भी है। अगर टॉपिकल रेटिनॉइड्स में कुछ हम जेल्स, अगर समर्स में कहते हैं कि समर में आप जेल यूज़ कर लें बिकॉज जेल इज़ मोर ड्राई, और तो हम विंटर्स में उसी की क्रीम फॉर्म भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है साथ में फिर भी ज़्यादा ड्राई होती है तो आपको प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है, आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें भी बात यह है कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र करेंगे या ऑयल बेस्ड करेंगे। इफ़ योर स्किन इज़ लाइक एक्ने प्रोन स्किन है तो आप उसमें ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ ना करें। बिल्कुल, बिकॉज आपकी स्किन और आपके पोर्स ऑलरेडी सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ब्लॉक होके उसकी वजह से एक्ने फॉर्मुलेट होती है। अगर आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे तो आपके पोर्स और क्लॉग होंगे, आपकी बॉडी, और ख़ास तौर पे जो हम फेस वॉश की बात करते हैं, जितनी दफ़ा अगर आप समझ रहे हैं कि आपके फेस पे ऑयल आ रहा है, आप जितनी दफ़ा उसको धोते जाएंगे, वॉश करते जाएंगे, आपकी स्किन मजीद ड्राई होगी और आपकी स्किन को ये मैसेज मिलेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, आई नीड टू प्रोड्यूस मोर सीबम। इवन जो है आपका फेस वॉश भी जो है हर सीजन के हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये नहीं कि आप समर में अगर एक फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो अब हमारे पास सेरामाइड बेस्ड फेस वॉशेस हैं, विटामिन ई है,
तो इस तरह से इंग्रेडिएंट्स हैं कि हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जो है मतलब लोशंस में भी अवेलेबल हैं, हमारे पास सीरम्स में भी अवेलेबल हैं, और जो है लाइक फेस वॉश में भी हैं। डॉक्टर शगुफ्ता, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जब ये आप बात कर रही थी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने की, और ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर उनकी नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है तो उनको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए वो आपके लिए, मैं कहती हूँ समर हो या विंटर, आपके लिए मॉइस्चराइजेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए फेस वॉश करना ज़रूरी है, वैसे ही आपके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन और एक आपका सनब्लॉक। ये दो चीज़ें अगर आप फेस वॉश करते हैं तो ये दो चीज़ें भी ज़रूर करें। तो लाइक अगर आप समर्स में जिस तरह का आप अगर यूज़ करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो आप जो है लाइक समर्स में भी मॉइस्चराइजेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने विंटर्स में करना है तो वो उसके अकॉर्डिंगली होगा, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो आप सनब्लॉक की बात कर रही हैं, मैं आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क, आई नो कि इसके बेनिफिट्स हैं, हर कोई रेकमेंड करता है कि देयर इज अ ब्रॉड बैंड ऑफ यूवी रेज जिससे आपको ये प्रोटेक्शन देता है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में अगर मैं कल्चरली देखूँ, सोशली देखूँ, एक तो धूप है, तेज़ है, और ये हमारा इन्वायरमेंट भी है, तो आर वी नॉट इक्विप्ड टू हैंडल इट? यानी आई फील कि इट्स अ न्यू डेवलपमेंट। कभी आप बड़ों से बात करें, अम्मियों से, दादियों से, वो कहते हैं जी हमने तो कभी सनब्लॉक नहीं लगाया। देखिए ये एक अच्छी बात है कि हमारे मतलब लाइक एशियन स्किन की अच्छी बात ये है कि, और वेदर की भी बात ये है कि हम लोगों में अगर हमारा एकदम से एक्सपोजर होता भी है, सन एक्सपोजर, इसीलिए हमारे यहाँ पे स्किन कैंसर्स जो हैं वो बहुत कम है, और स्किन कैंसर भी बहुत कम है, और हमारे यहाँ पे फ्रैकल्स और मेलास्मास भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वेस्ट, क्योंकि उनका वेदर डिफरेंट है, उनका लाइक स्किन क्वालिटी डिफरेंट। जैसे कॉकेशियन स्किन जब जाती है यू नो धूप में, तो एक तो या बिल्कुल बर्न हो जाती है, आपने देखा होगा लोगों के रेड पैचेस बन जाते हैं, या फिर जैसे आपने फ्रैकल्स होते हैं, बहुत आपके ब्राउन पैचेस होते हैं छोटे छोटे, अगर आप उसको बहुत क्लोजली वॉच करेंगे तो जो है, लेकिन हमारी स्किन में ये चीज़ बहुत कम होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे फ्रैकल्स और मेलास्मास के दूसरे रीजंस होते हैं कि उसमें हो सकता है कभी कभार मिसट्रीटमेंट, वो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल्स, हमारी फीमेल्स का आयरन जो है कि आयरन की क्या कमी है नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो है इस वजह से ज़्यादा मेलास्मा और फ्रैकल्स होते हैं। बाकी ये कि लेकिन देखिए यूज्ड टू तो हमारी स्किन है सन के लिए, लेकिन अब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा तो अब वेदर जो है बहुत चेंज होते जा रहे हैं। लाइक पहले अगर इतना जो है टेम्परेचर नहीं होता था, तो अब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ना शुरू हो गया है। और इसमें वैसे भी अगर आप एक्सटर्नल्स को छोड़ भी दें, द रिसर्च एंड द इनोवेशन विच इज़ कमिंग इन कॉस्मेटिक्स, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि पहले तो चलें हमें बताया जाता था मॉइस्चराइज योर स्किन एंड यूज अ सनब्लॉक, फिर बात आई कि जी क्लेंजर करें, टोनर करें, उसके बाद मॉइस्चराइज करें, इफ़ यू रियली वांट टू पैम्पर योर स्किन तो मास्क लगा लें। अब इट्स अ होल डिफरेंट यू नो अनदर रेंज के रात का सीरम अलग है, दिन का सीरम अलग है, एसेंशियल ऑयल्स आ गए हैं, इतनी प्लेथोरा ऑफ इश्यूज है। मैं तो कभी रैक के पास जाके खड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि हर जो बेनिफिट उसमें प्रॉमिस किया जा रहा है मुझे तो सबकी ज़रूरत है। तो आप क्या कहेंगे, हाउ डू यू पिक एंड चूज? लेकिन हम थोड़ा सा ये कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा रिकमेंड करते हैं एज कम्पेयर टू द कॉस्मेटिक वंस। अच्छा, अब क्रीम से ज़्यादा, सीरम से ज़्यादा, बल्कि अगर आप आज की बात करेंगे तो लोग कहते हैं क्रीम और सीरम्स क्यों लगाएं? हम आपके पास आए, आप हमारा जो है वी हैव सो मेनी लाइक प्रोसीजर्स इतने आ गए हैं कि वी हैव हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स हैं, हमारी मीजोथेरेपीज़ हैं कि जो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मीजोथेरेपीज़ होती हैं कि अगर स्किन में आप जो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की, हम जो स्किन ड्राइनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हाइलुरोनिक एसिड क्या है, अगर थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करें, ये वाटर बेस्ड थेरेपी होती है। देखिए हाइलुरोनिक एसिड नहीं, उसमें डिफरेंट मीजोथेरेपी बेसिकली एक टेक्निक है। उसमें हम प्रोडक्ट्स क्या यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। मीजोथेरेपी हेयर्स के लिए भी होती है, मीजोथेरेपी फेस के लिए भी है। एंड इज इट अ लेजर, इज इट एन अल्ट्रासाउंड? नहीं, बिल्कुल इट्स लाइक आपकी बिल्कुल माइन्यूट नीडल होती है और मीजोथेरेपी नीडल्स होती हैं, और उससे हम इंजेक्ट करते हैं। लाइक नमिंग क्रीम वगैरह हमें पहले अप्लाई कर देते हैं, जिसको लोग वैम्पायर फेशियल भी कहते हैं। नहीं, वैम्पायर फेशियल पीआरपी, इट्स पीआरपी। वैम्पायर फेशियल लिफ्ट जो है वो आपका पीआरपी है। पीआरपी भी टेक्निक सॉर्ट ऑफ आप उसको यही कह सकते हैं कि इंजेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका हम ब्लड लेते हैं, देन उसमें से प्लाज्मा जो है करके उसमें से प्लाज्मा कलेक्ट करके और वो जो है हम फेस पे इंजेक्ट करते हैं। मीजोथेरेपी व्हेन द नीडल्स आर देयर, वो क्या करता है? कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो एक बॉडीली फंक्शन है टू रिकवर,
उसको एक तरह से टीज करता है एंड देन द बॉडी ट्राइज टू प्रोड्यूस मोर कोलेजन एंड द अदर थिंग्स। जैसे मैंने फिलर्स की भी बात की और मैंने प्रोडक्ट्स की भी बात की कि जैसे अब नॉर्मल हमारी स्किन में भी ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जैसे हाइलुरोनिक एसिड नॉर्मली भी होता है, वक्त के साथ साथ एज के साथ साथ कम हो जाता है। तो हम कहे कि अगर फिलर्स में हाइलुरोनिक एसिड है तो हम वो इंजेक्ट कर रहे हैं फेस पे। लाइक फिलर एक तो नाम से वो है कि फिलर इज टू फिल समथिंग वेयर यू हैव अ डिप्रेशन एंड दिस इज नॉट लाइक अ बोटॉक्स और एनीथिंग, दिस इज लाइक ऑन द टॉप लेयर, यानी दिस गोज इन द फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द स्किन। नहीं, अगर फिलर की बात करें तो फिलर तो डीप भी होता है। फिलर इज टू फिल समथिंग लाइक जहाँ पे आपका अगर चीक है, चीक में डिप्रेशन आ गया है या लाफ लाइंस डीप है, इवन लिप फिलर्स यूज हो रहे हैं टू एनहांस द लिप्स। तो ये चीजें हैं कि अगर हम हाइलुरोनिक एसिड स्किन में डाल रहे हैं, जहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्किन जो है हाइड्रेट हो जाती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट साउंड्स टू इन्वेसिव फॉर मी। मुझे तो जब मैं बात करती हूँ इसके बारे में डर लगता है, और तभी मैं बहुत मोहतात तरीके से, देखिए कभी भी आप आर प्लेटफॉर्म इज देयर टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, लेकिन बगैर प्रॉपरली कंसल्ट किए हुए अच्छे किसी फिजिशियन क्रेडिबल नेम के पास जाए बगैर, सिर्फ हेयर से पे, सिर्फ टेलीविजन पे देख के या किसी से बात करके, आपकी फ्रेंड ने कुछ करवाया है वैसा प्लीज कुछ भी इस्तेमाल मत कीजिए। एंड यू नो, गो टू क्रेडिबल पीपल लाइक डॉक्टर शगुफ्ता, हैव अ कंसल्टेशन। आपकी स्किन कंडीशन, आपकी बॉडी टाइप हो सकता है बिल्कुल फर्क हो, दैट्स व्हाई यू नीड टू कस्टमाइज। लेकिन हाँ, घर बैठे हम ये कह सकते हैं कि विंटर्स में अपनी स्किन का ख्याल रखते हुए उसको मॉइस्चराइज भी कीजिए, और चाहे आपको प्यास लगे ना लगे, लेकिन कोशिश करें कि दिन में आप 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पीजिए। डॉक्टर शगुफ्ता, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। वील बी राइट बैक, स्टे विद अस। बैक, और यकीनन इस वक्त हम देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से इंक्वायरी का आगाज़ करवाया है कि मुल्क में इतनी ज़्यादा ये जो गैस शॉर्टेज है और एक ह्यू एंड क्राई है इस वक्त सनती इदारों की तरफ से, और तमाम वो लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारी मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो उसकी इंक्वायरी इस वक्त शुरू करा दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अभी कुछ अर्से पहले हम ये बात कर रहे थे और इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट जिसको लोग गर्दान रहे थे वो ये थी कि अमेरिका ने जो डायलॉग है तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, और वहाँ पे जो मुतहरिक नेटवर्क्स हैं, उसमें पाकिस्तान की मदद मांगी है कि आपका भी एक इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन हाल ही में हम देखते हैं कि माइक पॉम्पेओ की तरफ से एक ऐलान आया कि जिस तरह की मजहबी रिवायात हैं, यानी यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम बकौल अमेरिका के पाकिस्तान में नहीं है लोगों को, इसकी वजह से हम इसको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। टू बी एग्जैक्ट उन्होंने कहा है कि जी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, उनका ख्याल है कि जी यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन होती है, जो कि एक बहुत ही संगीन एक्यूजेशन है जो पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक सीरीज़ है और ये एक नेक्सस बनता चला जा रहा है। पहली इस तरह की आवाज़ें अगर हम इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी की तरफ से उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट बन जाना चाहिए। हमारी तरफ से जवाब आया, अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ ज़्यादा बड़ी वायलेशंस और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कश्मीर का वाक़या हम सब जानते हैं। इसके अलावा जिस तरह वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का, सिखों का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का जो उनके हुकूक है उनकी पामाली की जा रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन एक बड़ी ही अचंभे की बात है हमारे लिए कि ये आपसी तो हमारी अभी बातचीत चली रही थी, एक दूसरे पे जवाबी हमले भी हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका का भी इसमें कूद आना एक नेक्सस की तरफ इशारा करता है कि यकीनन भारत और अमेरिका इसमें एक पेज पे हैं और पाकिस्तान को बैक फुट पे डालना चाहते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब को दावत दी। उनसे भी बात करते हुए जानते हैं कि ये क्या मामला है, मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान पे इतनी बड़ी एक्यूजेशन क्यों लगाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम बरेलवी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की ब्लैक लिस्टिंग और ये कंट्रीज ऑफ कंसर्न में पाकिस्तान को शामिल कर देना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या एक दफ़ा फिर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है? देखिए, एक तो ये गालिबन सिर्फ पाकिस्तानी नहीं और भी बहुत सारे मुल्कों को इसमें शामिल हैं, और बहरहाल ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हालिया महीनों बल्कि बरसों में एक ख़ास किस्म की मजहबी इंतहा पसंदी यहाँ बढ़ी भी है और रियासत के एक हलके ने उसे तक़वियत भी पहुँचाई है। मैं यानी अमरीकी मौक़िफ़ की
हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब एक मुट्ठी भर लोग जो है पूरे शहर को, पूरे शहरों को और मुल्क को हाईजैक कर लें, तो फिर इस बात का मौका मिल जाता है इन मुल्कों को, जैसे कि अमेरिका, और वो भी ट्रंप का अमेरिका, कि वो हमें ना सिर्फ हम पर लेकिन मुजाहिद साहब ये एक पैटर्न की तरफ तो इशारा कर रहा है। आपने कहा कि दूसरी रियासतें भी इसमें शामिल हैं। अगर मैं इस लिस्ट की तरफ देखती हूँ, इसमें चीन को शामिल किया गया है, ईरान को शामिल किया गया है, सऊदी अरब को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें कहीं हमें भारत का नाम नजर नहीं आता, जबकि उनके खिलाफ जो जिस तरह की जारियत वहाँ पर मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ होती है, जहाँ पर मजहबी आज़ादी इन अक़लियतों को हासिल नहीं है, उसका ऐसा नहीं लगता कि अमरीका को कोई भी इदराक है या उसकी तरफ वो एक तरह से इशारा भी देना चाहता है या प्रेशर बिल्ड करना चाहता है। तो इस तरह तो ये लिस्ट ऐसा लगता है कि कुछ ही और मोटिव के लिए बनाई गई है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप ये दुरुस्त फरमाया कि हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि अमेरिका बड़ी तेजी से भारत के करीब हुआ है, और उसका उसमें उसको जो हम जो सूरत हाल को बहुत महदूद होकर देखते हैं। मतलब ये कि हमारी जो चाइना से जो कुर्बत है वो अमेरिका को नहीं भाती, और फिर ये उस रद्देमल में भारत के करीब जाता है। यकीनन इसमें जो जिस बड़े पैमाने पर कश्मीर में जो है उन शहादतें हो रही हैं, और जिस तरह हिंदुस्तान जो है वो पिछले 7 दहाई से कश्मीरियों पे मजालिम कर रहा है, उस पर अमेरिका का और वेस्ट का ये रवैया खुद एक सवालिया निशान है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है और हम उनका केस नहीं बढ़ चुके हैं। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड आज के तो नहीं थे, और इसमें आप अगर और ज्यादा दूर क्यों जाएं बरेलवी साहब, अगर हम कुछ अरसे पहले की ही बात करते हैं तो ये जो ब्लैक लिस्ट, जो मेरे ख्याल में काफी मज़हका खेज ही उन्होंने खुद ही बना लिया उसका स्टेटस, इसी ब्लैक लिस्ट में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे। फिर हालात ने एक पलटा लिया कि जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ताल्लुकात में काफी तब्दीली आई। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि जिस गहरी तशवीश का इजहार अमरीका कर रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान अपना एहतजाज कैसे रिकॉर्ड कराएगा? इसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल में हमें कोई ये जो एहतजाज इस तरह किया गया है ना, एहतजाज हमें इस तरह कराने की जरूरत है। अच्छा, एहतजाज की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कोई इनके सामने इस तरह, हम जिस तरह आजकल हमारी जो सॉरी टू से खान साहब की हुकूमत जो बड़े दावे करती थी कि हम कशकोल तोड़ देंगे, जिस तरह मलेशिया और चीन और सऊदी अरब और IMF और जगह जगह मुल्क कशकोल लिए घूम रही है, और जब इस तरह कोई मुल्क और उसके हुक्मरां सिर्फ गैर ममालिक में कशकोल लेकर और भीख मांगने के लिए जाएंगे, और नहीं, आई एम सॉरी बरेलवी साहब, मैं आपसे यहाँ पे अग्री नहीं करती। देखिए, कोई भी मुल्क मेरे ख्याल में जिस तरह के माशी हालात हैं, वो किसी की सिर्फ मदद करना या डोनेशन देने की पोजीशन में तो है ही नहीं। पाकिस्तान को, हमें एक छठा बड़ा मुल्क है आबादी के हवाले से, हमारी मईशत, हमारी मार्केट इतनी बड़ी है। बहुत सारे कम मुल्क हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि ना सिर्फ उनकी पॉपुलेशन बड़ी हो बल्कि उनके पास परचेजिंग पावर भी हो। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत बात है हमारी। हम खुद अपने आप को कमजोर समझते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों से रवाबित हों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान में जिसमें बहुत तेजी से कमी आई, अगर उसको बढ़ाने की बात की जाती है तो हम अपने ही लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं और हम कहते हैं कि शायद कशकोल लेके आगे जा रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुबह मौजूद होने का। मेरे ख्याल में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को अपने अज़ाइम को मजबूत करना है। वी शुड टेक प्राइड एज पाकिस्तानीज के हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। इस बात को मेरे ख्याल में मैंने पहले भी इसका हवाला दिया था कि हमारा जब भी कोई वफ्द बाहर जाता है, वापस आने के बाद हम उसके सामने ऐसे बैठ जाते हैं जैसे छोटे बच्चे किसी बड़े भाई या बहन के बाहर आने के बाद बैठते और कहते हैं कि सूटकेस में हमारे लिए क्या लेके आए हो। ये एक ऐसा प्रेशर है जिससे हमें निकालने की ज़रूरत है। लोगों को इस बात को भी बढ़ाने की ज़रूरत है कि अब बहैसियत पाकिस्तानी हम अपनी मईशत के लिए, अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने आज एक बहुत बड़ा इजलास इस्लामाबाद में तलब किया है और इसमें जो बात की जा रही है वो है मेक इन पाकिस्तान की। ये नारा इंडिया ने भी लगाने की कोशिश की, बहुत सारे और ममालिक ने भी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हम इंडिया की मिसाल लें कि हम एक बहुत बड़ी आबादी का मुल्क हैं, हमारे पास खुद तो ये पावर नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ पे अगर बनाई जाएंगी तो हम उसको खरीद सकें, लेकिन अगर आप इंडिया में इसको बनवाते हैं तो ये दुनिया भर में आपके लिए खपत बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बहुत मुख्तलिफ है। हम कहते हैं हम आबादी के हिसाब से छठा बड़ा मुल्क है,
सकें। अगर आप यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तो हमारी अपनी नीड इतनी ज़्यादा है कि हम उसका पहले उस डिमांड को आप पूरा कीजिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चीज़ें इंपोर्ट ना कीजिए, उनको यही मैन्युफैक्चर कीजिए। आई थिंक इट्स अ क्रिटिकल मूव फॉर पाकिस्तान। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और अक्सर मैं ये मिसाल देती हूँ लोगों को इन वर्कशॉप्स के, अगर आप अपनी आईब्रोज खुद बना रही हों, लड़कियाँ ये मिसाल समझ सकती हैं, और आपकी जो ना खुद आपने कट लगा लिया हो तो वो इतना बुरा नहीं लगता एज कम्पेयर टू कि अगर आप किसी और से कहें और किसी और की वजह से आपको चोट लगे। तो खैर लोगों का काम है कुछ कहना, कुछ कहेंगे वो ज़रूर, लेकिन मेरे ख्याल में तकलीफ़ इस बात की होती है कि यकीनन किसी भी माशरे में अगर आप उनकी चीज़ों को देखें, हमारे माशरे में भी बेहतरी की गुंजाइश यकीनन मौजूद है, लेकिन खुद ही तनकीद करना और अपने आप को इतना लो सेल्फ इस्टीम में रखना ये दिल को तकलीफ देता है। और अमेरिका को और हमारे कुछ तबकों को इस बात पे ज़रूर तशवीश हो सकती है कि यहाँ पे मजहबी आज़ादी नहीं है, लेकिन तभी हम कहते हैं कि हमारा ये सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से आपको असल पाकिस्तान से रोशनास कराता है। आज आपकी मुलाकात कराएंगे अनम आगा से, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि अपने घर के करीब एक अंडर सर्व्ड एरिया में जो मंदिर है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाया जाए। वो ये काम वॉलंटरली करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं। आइए सबसे पहले आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। खुशी से दमकते चेहरे, आंखों में रोशन मुस्तकबिल की चमक, ये वो बच्चे हैं जिनकी जिंदगी में कुछ अरसा पहले तक इल्म की कोई रोशनी ना थी। इनकी आंखों में इल्तिजाएं और हाथ भीख के लिए फैले थे, लेकिन अब इन हाथों में कलम है, क्योंकि मुल्क की बाहिम्मत बेटी अनम आगा ने इन मेहमानों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने की ठानी है। कराची के मंदिर में चलती ये दर्सगाह मजहबी हम आंगी की मिसाल है। यही वजह तो है कि इन बच्चों ने कुछ बनकर मुल्क का नाम रोशन करने का इरादा किया है। बड़ा बन के मैं पायलट बनना चाहता हूँ। हम भी पढ़ लिख के दूसरे को भी पढ़ाएंगे। तालीम से आरी वालिदैन बच्चों को पढ़ता लिखता देखकर सुकून महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई जगह कोना खांचे में जो हमारी थोड़ी सी छोटी सी स्कूल बना दे बच्चों को, जैसे ये मंदिर में बैठे हैं। बहुत खुशी हो रही है। पहले हमारे बच्चे कचरा छोड़ने जाते थे, बच्चों को बहुत सारे बदल दिए। चिराग से चिराग चलता है। दीगर तालीम याफ्ता नौजवान भी अनम आगा की तरह आगे आएं तो मजीद कई बच्चों की जिंदगियां रोशन हो सकती हैं। ये है असल पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जो हमें दुनिया को दिखाना भी है और दुनिया को देखना भी पड़ेगा, बिकॉज गॉन आर द डेज। यकीनन यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, आपसी इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हमारी कम्यूनिटीज़, हमारी माइनॉरिटीज़ के पास मजहबी आज़ादी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अनम आगा। अनम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। कंग्रेचुलेशंस ऑन अ ग्रेट एफर्ट। आपसे जानना चाहूँगी कि ये ख्याल कि इस सर्व्ड एरिया में जो मंदिर है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के बच्चों के लिए जो एक्सेस नहीं है जिनके पास स्कूल का, उनके लिए स्कूल खोला जाए, ये आइडिया आपको कैसे आया? पहले अस्सलाम वालेकुम, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सुधरा आपने। लेकिन हमारा ये जो स्टार्टअप था इसको स्टार्ट किए हुए हमें ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। अच्छा। 2017 मार्च में हमने स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम अपना। और बेसिकली मंदिर स्कूल में तो हम काम नहीं कर रहे थे, हम जिस पे काम कर रहे हैं वो स्ट्रीट चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन ऑन मूव कहलाते हैं। ये एक होते स्ट्रीट चाइल्ड की तरह, ये बिल्कुल स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं, लेकिन इनकी माइग्रेशन जो होती है वो दूसरे मतलब जिस तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। कि लाइक इनका अपना एक टाइम होता है, उसमें उन्होंने कमा लिया, अर्न किया, देन ये अपने डिफरेंट जो उनके गोट होते हैं, गाँव होते हैं, वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो चिल्ड्रन ऑन मूव ये जिन बच्चों पर हम काम कर रहे हैं उसमें अगर हम जाके हमने जिस तरह सर्वे किया और काम स्टार्ट किया तो हमें पता ये चला कि यहाँ पे मेजॉरिटी नंबर्स जो है वो हिंदुओं का है। तो जिस कम्युनिटी में काम स्टार्ट किया मैंने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं यहाँ पे आई
और इनिशिएटिव ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो वहाँ पे हम जब यहाँ आए स्टार्टअप किया तो हमें पता चला कि कम्युनिटी हिंदू है और बहुत मुश्किल था इनके साथ इंटर होना, क्योंकि इस तरह आप किसी भी कम्युनिटी में जाएं तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। बहुत सारी ऐसी जगह होता है कि वो आपसे बात भी नहीं करते, वो आपको चाहते भी नहीं है कि आप उनके साथ कोई अच्छा काम भी करें। तो स्टार्ट लेने में हुआ ये कि हमें काफ़ी परेशानी फेस आई, काफ़ी चैलेंजेस फेस आए। और जब यहाँ पे हम गए तो एक प्रॉपर प्लेस नहीं थी कि जहाँ पे हमको एक स्कूल ओपन कर सके। तो बहुत टाइम के बाद विद इन 6 और 7 मंथ्स जब हमने डिफरेंट सेशन किए पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ हमने बात करी, उन्होंने देखा नहीं जी ये एक्चुअली हमारे बच्चों की। अच्छा, ये तो आपने यहाँ पे बात की लॉजिस्टिक्स की या वसाइल के हवाले से। अनम, ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आज की हमारी टॉप स्टोरी यही थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की है या अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है अमेरिका ने, ये कह के कि यहाँ पे शायद हमारी अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, या जो डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के मजहबी डिफरेंसेस इवन विद इन द मुस्लिम कम्यूनिटी, उनको आज़ादी हासिल नहीं है। आप क्या समझती हैं कि अगर सिर्फ मैं रवैयों की बात करूँ बहैसियत मुस्लिम, बिकॉज आपने तो कोई तफरीक नहीं की थी कि बच्चे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, लेकिन जैसा कि कहा वहाँ पे जाके लोगों के रवैये के ज़रिए या आपके अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स में आपको कोई पुशबैक, कोई इस तरह के रवैयों की वजह से हर्डल्स आए आपके सामने? जी सिद्रा, बिल्कुल ऐसे ही है कि क्रिटिसिज्म तो हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमें लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से फेस करना पड़ता है, क्योंकि और स्पेशली जिनके साथ हम कर रहे हैं, जिनकी तालीम पे हम काम कर रहे हैं, वो हिंदू हैं कम्युनिटी, इनकी पूरी कम्युनिटी हिंदू है। मंदिर में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि बहुत एजुकेटेड हमें एक लोगों से और सर से हमें बहुत क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा होता है। वो सोचते ये हैं कि शायद हम हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम वहाँ पे उनको फर्दर इस तरह से इन्फॉर्म करते हैं कि जी हम काम जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन पे कर रहे हैं। तो सोसाइटी क्रिटिसाइज भी कर रही होती है, बहुत लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि तालीम पे हम काम कर रहे हैं तो तालीम किसी मुसलमान और हिंदू के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए या स्पेसिफिक किसी। अच्छा अनम, जल्दी से मुझे ये भी बताएगा, वक्त मेरे पास कम है, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि बच्चों के रवैयों में आपने कोई तब्दीली देखी है? क्योंकि पहले वो स्कूल नहीं जाते थे, अब ये जो 2 साल से आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके रवैयों में क्या तब्दीली आई है? जी, तालीम देने का हमारे कंपोनेंट्स है डिफरेंट। जैसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, पहले बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, हम तालीम के साथ साथ उनकी लाइफ स्किल के ऊपर, उसके लाइफ स्किल बेस भी उनकी क्लासेस ले रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह के अगर आप बच्चों की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो वाइल्ड हो चुके होते हैं अपनी नेचर में, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो उनकी लाइफ जो है बहुत प्रैक्टिकल होती है। बाहर रोडों पर उनके पूरे दिन पूरी रातें गुजरती हैं, तो उनको एक प्रॉपर जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा लाइफ गुजार रहा है उस तरफ लेकर आना। सबसे बड़ी बात कि इनको अपने राइट्स, जो इन बच्चों के राइट्स हैं, उनके नहीं आगे ही दे। बहुत बहुत शुक्रिया अनम हमारे साथ मौजूद होने का। थैंक यू फॉर टेलिंग अस कि ये स्ट्रीट चिल्ड्रन की जो एजुकेशन प्लान है वो कदरे मुख्तलिफ होता है, वो लाइफ स्किल बेस्ड होता है, बिकॉज उन्होंने ज़िंदगी की बहुत सारी तल्ख हकीकतें बहुत क्लोजली देखी होती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन अ ग्रेट एफर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, और आज हमारी एक रेस अगेंस्ट टाइम होगी, उसको दरिया को कूजे में बंद करना है। हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं तोहम के हवाले से। हम तोहम परस्ती हमारे यहाँ आम है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि कल्चरली, क्योंकि हम ओवरलैप रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ स्टोरीज़, मुख्तलिफ मिथ्स हम सुनते रहे हैं, जो कि हर कल्चर, हर सिविलाइजेशन का हिस्सा होता है। लेकिन अब हमने उसको गटमटा कर एक ऐसी खिचड़ी बना लिया है कि हम किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा कुरे दें तो आपको यकीन नहीं आएगा, ना समझ आएगा कि ये बात असल में कहाँ से शुरू हुई। अगर कुछ कॉमन चीज़ों की मैं बात करूँ, जैसे कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत में भी कर रही थी कि दूध का उबलना,
एक तो जी उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल रीज़न समझ में आता है कि खाने की चीज़ है, अल्लाह ताला की नेमत है, उसका आप ज़िया ना करें, उसको आप ज़ाया ना होने दें, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन उसको बदशुगनी तसव्वुर करना कि अब जी ये कोई साइन है, वो तोहमात में आता है, और वो उस तोहम परस्ती के हवाले से आज हम ज़रूर बात करेंगे। इसी तरह बहुत सारी और मिसालें मौजूद हैं। काली बिल्ली को बुरा मानना, इसके अलावा सीढ़ी के नीचे से ना गुजरिएगा, या अगर कांच टूट जाए तो बुरी बात है, बदशुगनी है, आईना टूट जाए तो उसका कुछ और लोग मतलब लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस हद तक सही हैं, दीन में हमारी कैसे रहनुमाई है, नफ्सियात हमारी क्या कहती है, क्या ये वो चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ सुनी हुई हैं इसलिए हम असर भी रखते हैं, और यकीनन लोगों के साथ होता भी है कि जी एक तो तसव्वुर कर लिया कि काली बिल्ली रास्ता अगर काट के गई है तो कुछ बुरा होगा, और आगे जाके वाकई कुछ बुरा हो गया तो फिर पूरा दिन उसी बिल्ली के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये सब किस तरह कनेक्टेड है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुफ्ती नूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मुईज़। दोनों लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं, हमारी रहनुमाई करेंगे अपनी इल्म के मुताबिक। तो नूर भाई, सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत करूँ कि दीन में किस तरह रहनुमाई की गई है कि ऐसी चीज़ों पे जो हम बिलीव करते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें हमने दीनी तरीके से भी लिंक अप की हुई हैं। मिसाल के तौर पे कि मगरिब के बाद झाड़ू ना दें, अब इसकी क्या हकीकत है, क्या नहीं है, ये आप समझाइए ज़रा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और ज़माने में इस चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसी बातों को ओपन किया जाए। और आज न्यूज़ और बिलखुसूस आपकी पूरी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, वरना आजकल दूसरे शोज़ के अंदर इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती। इस्लाम क्या सोच देता है, ये जो सारी जो ख़राबी है बेसिकली ये थॉट्स की ख़राबी है। एक नेगेटिव थॉट्स हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स हैं। ज़हन पर रखिएगा, रब्बे ज़ुल जलाल की जो ज़ात है वो पॉजिटिव है। जो आदमी पॉजिटिव होता है वो रब की ज़ुल जलाल की ज़ात से कनेक्ट हो जाता है। शैतान नेगेटिव है, जो आदमी नेगेटिव होता है या नेगेटिव थॉट्स रखता है उससे कनेक्ट हो जाता है। बिल्ली आगे आ गई, दूध उबल गया, किसी ने पीछे से आवाज़ दे दी, ये क्या चीज़ है? ये बदशुगनी कहलाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कुरान मजीद फुरकान हमीद में 3 जगह, सूरह नमल के अंदर, सूरह आराफ के अंदर, सूरह यासीन के अंदर फरमाया कि बदशुगनी करना, तवाहम करना, ये काफिरों की निशानी है। तवाहम क्या चीज़ है? याद रखिए कि 3 अलामात है। आप कोई राय कायम करते हैं अपने मुशाहिदात से, अपने तजुर्बात से या अलामात से, वो राय कहलाती है, वो क़तियत के दर्जे में आ जाती है, किसी हद तक ठीक हो सकती है। सेकंड बात आएगी कि जो आपका नाक़िस तजुर्बा है उस पर कोई राय कायम कर रहे हैं आप, तो वो नाक़िस राय होगी, वो ज़न्नियात में आ जाएगी। तीसरा होता है जो आपका वहम होता है, एक परसेप्शन है, एक प्रिजम्पशन है। परसेप्शन को आप तसव्वुर कर रहे हैं, प्रिजम्पशन आप पहले से फर्ज कर लेते हैं। जब आप फर्ज कर लेते हैं तो फिर आपको फिर वही चीज़ दिखता है कि जो आप दिखना चाह रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके ऐलान नबूवत से पहले ऐसा होता था, जब कोई अरब का आदमी ज़माने जाहिली में निकलता था, अगर परिंदा वो उड़ता हुआ दिखता था, अगर वो दाएं से निकल जाता था, वो समझता था कि मेरा रास्ता कामयाब रहेगा। अगर वो बाएं से निकलता था तो वो वापस घर में मुड़ जाता था कि मेरा सफर नाकाम हो जाएगा। मेरे पास एक इशारा आ गया, इशारा आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई वापस मुड़ जाता है इस परिंदे की वजह से, तो उसने शिर्क किया। तो अक्सर लोग शिर्क में इस तरह मुब्तला हो जाते हैं कि उनको ये मालूम नहीं होता, क्योंकि शिर्क मतलब ये कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जा रहे हैं, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर यकीन नहीं करें। अच्छा, लेकिन अब मैं इसको बात को अगर आगे लिंक करूं, आपने कहा कि और यहाँ पे आके हम अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर मुईज़, आप क्या कहेंगे कि वैसे भी तो कहा जाता है ना कि इंसान की ये 5 हिस्से हैं जिनको हम जानते हैं, हवासे खमसा, इसके अलावा 6ठी हिस्स भी तो है। तो फिर उस इंट्यूशन का क्या वाकई कोई साइन आपको यूनिवर्स नहीं देती? कभी लोग कहते हैं ना कि पहले से ही मेरा दिल घबरा रहा था, चले परिंदे, दूध, बिल्ली का जिक्र ना भी हो, तो एक अंदर से जो फीलिंग होती है उसको फिर ना ट्रस्ट किया जाए, सिर्फ एक मुकम्मल यकीन के साथ आगे बढ़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एक चीज़ समझ लें, मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया, मैं उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली बयान कर देता हूँ। बैरूनी दुनिया से, हवा से खमसा से जो मालूमात आपको आती है, हर लम्हे आ रही है जी। आपका ब्रेन उसको रिकॉर्ड कर रहा है, मगर आपको शऊर नहीं है उसका। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे शायद आपका ड्रेस याद रहेगा, आपके हाथ में जो कार्ड है वो याद रहेगा, मगर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें मेरे अतराफ में जो मेरे विजन में आ रही है, मगर मैं उसे कॉन्शियसली रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मगर मेरे ब्रेन में मौजूद है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझिएगा, आगे इस पे बात करेंगे।
अब इसी तरह जब ये कोई चीज़ मुशाहिदे से आती है या कोई एक्सपीरियंस से होती है, वो बन जाता है मेरा अकीदा। ठीक है, अकीदा जब बार बार टेस्ट हो जाता है वो बन जाती है हकीकत। सही। अकीदा सजेशन मशवरा बनाता है या तजर्बा बनाता है, अकीदा बनती हकीकत। अब एक कमाल की बात है कि हर हकीकत सच नहीं होती, रियलिटीज डिफरेंट होती है। कुछ हकाइक ऐसे होते हैं जो सच भी होते हैं मगर हर हकीकत सच नहीं होती। हमारा मसला ये माशरे में कि हमें चूंकि कभी हमने अपने जहन को इस्तेमाल नहीं किया, कभी गौर व फिक्र नहीं किया, मतलब हमारे अतराफ में चीज़ें मुशाहिदे के साथ साथ दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया, तो हम हर हकीकत को सच मान लेते हैं। जैसे आपने कहा बिल्ली रास्ता काटे, अब आज मुझे बताइए, बल्कि इसको और आम फहम बना देते हैं। जैसे डॉक्टर मोइज़ ने कहा कि जी हर हकीकत सच नहीं होती, तो आपके यहाँ हकीकत तो कहलाते ही उस चीज़ को है जो सच होती है। मिसाल के तौर पर जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और आप समझते थे कि दुनिया फ्लैट है, क्योंकि आपकी नज़र वही देख रही है, आप आसमान की तरफ देखते थे, आपको लगता था कि हम इतने इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि चांद सितारे हर चीज़ जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन बढ़ी तो पता चला कि आंखों देखी बात यही मैं भी एग्जाम्पल दे रहा था। दूसरा, अब आप बताइए कि सीढ़ियों से नीचे नहीं गुजरना चाहिए। जिस दौर के अंदर लोग फ्लैट्स में अपार्टमेंट में नहीं रहते थे तो वो सीढ़ियों के नीचे से नहीं गुजरते थे। आज हर आदमी जो अपार्टमेंट में रहता है वो जब नीचे उतरता है तो सीढ़ियों से गुजरता है। अब आ गई इंट्यूशन की। देखिए, एक तो ये फैक्ट है, इसको हम जिस फील्ड में है उसे इल्म लदुनी कहते हैं। ये माइंड साइंसेज इल्म लदुनी जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास था। इल्म लदुनी में और इस चीज़ को बड़ा बताया गया कि अल्लाह ने 5 सेंसेस तो दिए हैं, मगर आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने एक और चीज़ भी दी जिसे हम 6 सेंस कहते हैं। ये 6 सेंस एक्टिव उस वक्त था जब इंसान गारों में रहता था। आप देखें, इंसान ने जो इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़े, किस तरह इंसान इवॉल्व किया, ये आज आप कहीं देखते हैं ना, कहीं जाने का निशान होता है, साइंस है, उस पर तीर बना होता है। अब ये तीर आप कहते हैं अच्छा इसका मतलब इस सिमत मुझे मुड़ना है, ये तीर आया कहाँ से? उस दौर में लोगों के पास शायद एक अलग ही किस्म का इल्म था जो इस दौर में नहीं है, कि वो घर से जब निकलते शिकार के लिए तो वापस रास्ता कैसे ढूंढते, रोड तो थे नहीं उस वक्त, तो वो क्या करते, दरख्तों पे तीर मार देते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। वापसी में वो तीर के जरिए रास्ता ढूंढते थे। यहाँ से ये चीज इवॉल्व हुई कि तीर निशान है किसी जगह पहुंचने का, रास्ता दिखाने का। अच्छा, वहां पे लोगों को सर्द मौसम, जंगली जानवर, दूसरे कबीले और खुराक की तलाश के लिए 5 सेंसेस आंखें कहां तक देखेंगी? तो अल्लाह ने वो सलाहियत दी थी इंसानों में कि वो सेंस कर लेता था कि इस जगह मैं जमीन खोदूंगा तो पानी मिलेगा। ये जो पौधा है ना, इस पौधे में इस बीमारी का इलाज है। मुझे बताइए, जितनी दवाइयाँ सिंथेटिकली प्रोड्यूस हो रही है, एक्चुअली आई कहाँ से? प्लांट्स में सही है। आप ये समझते हैं कि जिस ज़माने का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर मोइज़, इंसान का भी दारो मदार सर्वाइवल पे था। यानी बहुत सारे आप बैरूनी आपके जो इन्वायरमेंट्स थे उसमें आपके पास खतरात लाहक थे। पहले जब गार में रहता था तो दरिंदा आके खा भी सकता था आपको, तो आप थे उसी तरह। एंड देयरफॉर द फियर फैक्टर इज वेरी रेयर। ये जो हम खौफ की बात करते हैं, जो आज ये इवॉल्व हो के अब हमारे पास इंसानी जान के पास, या लोग बड़े बड़े कस्बों में रहते हैं, आपके शहर, आपके देहात, आपके शहर कदरे उस तरह की आफात से महफूज हैं, तो आपके पास लेकिन वो फियर आप कहीं ना कहीं साथ लेके घूम रहे हैं। अब आप अनजानी चीज़ों का, नागहानी आफत का जो फियर है वो आपके अंदर मौजूद होता है। मुफ्ती भाई, इससे जो ना निपटने के लिए या उसके खिलाफ अपनी शील्ड करने के लिए लोग इन इशारों की तलाश में घूमते हैं और अक्सर ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में होने क्या वाला है, क्योंकि एक तरह से कॉन्फिडेंस की शायद थोड़ी कमी है, अकीदे की कमी है, एतमाद की कमी है। इस्तिखारे के बारे में जानना चाहती हूँ कि कुछ अब लोगों ने इसको अपना पेशा वराना सर्विसेज देना शुरू कर दिए कि हमसे इस्तिखारा करवा लीजिए। ये सही है, गलत है, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं डॉक्टर साहब बात करते हैं इल्म लदुन्नी के हवाले से। जी देखिए, इल्म लदुन्नी होती क्या चीज़ है, जिसे हम तसव्वुफ़ कहते हैं। सूफी कलाम का जो निसाब था, सूफी कलाम को कश्फ होता था, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उनके सामने हो जाती थी। बेसिकली जिस तरह आज आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप गूगल मैप पर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप आगे दिख लेते हैं, ये रास्ता आगे ट्रैफिक जो है वो खुली हुई है, जाम है, आपको गूगल मैप बता रहा होता है कि आगे क्या मामला है। इसी तरह इल्म लदुन्नी एक ऐसा इल्म होता था और है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज़्यादा करीब होता है, अंदर से पॉजिटिव होता है। ना उसमें हसद होता है, ना बोझ होता है, ना अदावत होती है, ना जलन होती है, जेलसी कुछ नहीं होता। तो वो यहाँ की जो सिन होती है ना, वो एक्टिवेट होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों का वाईफाई जो होता है वो ऑन होता है, उसको कनेक्ट कर लेता है और बहुत सारी चीज़ें बंदा आगे की चीज़ों को देख लेता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए हुए इल्म के मुताबिक, हुक्म से। तो ये होता है इल्म लदुन्नी। तो इसके लिए सबसे चीज़ें होनी चाहिए पॉजिटिव। ये पहले भी था
अब भी, लेकिन अब बहुत कम लोगों में, पहले बहुत ज़्यादा लोगों, क्योंकि वो रब्बे ज़ुजलाल की ज़ात में जो यानी कि जो पहाड़ है मुशाहिदात देखते थे, वो सोचते थे ये पहाड़ इतना ऊंचा है तो बनाने वाला कितना ऊंचा है जी, जब ये इतना ताकतवर है। अच्छा, हमने एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, तो आप इस्तिखारे के बाद, इस्तिखारे का मतलब ये होता था खैर तलब करना, सही, किसी चीज़ के मामले में खैर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फाल निकालते थे। फाल क्या चीज़ होती थी? साहबा ने कहा मैं अल्लाह के नबी ने फरमाया बदशगुनी शिरक है, फाल चीज़ पसंद है। फरमाया रसूलल्लाह फाल क्या? आपने फरमाया नेक बात या अच्छी बात। आज लोग फाल ये समझते हैं कोई हिसाबो किताब निकाले या आप किसी जो है वो जाली बाबा के पास चले। अजीब सी बात ये है कि अच्छी बात से मुतमईन भी नहीं होते। कोई अगर कह देना कि खैर की खबर है तो उसको भी करो। मैं मिसाल दूंगा। अच्छा, अगर ब्रेक है, एक ब्रेक है, लेकिन अगर आप मिसाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया का वाक़या जी, सुहेल बिन अमर आया है। जैसे ही वो आया तो अल्लाह के नबी ने यहाँ से फाल निकाली। कौन आया? फरमाया या रसूलल्लाह सुहेल बिन अमर। आपने फरमाया अब मामला सहल हो गया। सही, सुहेल से क्या निकाला? सहल हो गया। सहल से मतलब आसान हो गया। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे हैं कि बंदा जब पॉजिटिव होता है तो रब्बे ज़ुजलाल रास्तों को क्लियर कर देता है। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। अगर आप अच्छा सोचेंगे, और कुरान हकीम भी बार बार यही ताकीद करता है कि गुमान अच्छा रखें, और ये सब चीज़ें गुमान से लिंक्ड है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बात कर रहे हैं आज तवाहिम की। आज ये बात कर रहे हैं कि लोग समझते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों को एसोसिएट कर लिया जाता है कि ये इशारा है। अब वो इशारा आपके गुमान जैसा ही होता है। कभी आप उसको रीड करते हैं एज अ पॉजिटिव साइन, एज अ नेगेटिव साइन। ये किस हद तक सही है? क्या ऐसा करने से हम अपने लिए खुद रुकावटें तो नहीं पैदा कर रहे? क्या हम चीज़ों को इस तरह देख रहे हैं कि अपनी आपने सारी पावर जो आपके एक मुस्तकिल मिजाज होने से या अपने आप में जो कॉन्फिडेंस था उसको तो नहीं ज़ायल कर रहे? इस पर हम बात कर रहे हैं। और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वेरी सीनियर एक्टर, समबडी आई हैव नोन ऑल माय लाइफ, जनाब ग़ज़ाला जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आज मुझे इस शो में आने के लिए मतलब मैंने कोई चीज़ नहीं पूछी, ना मैंने किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया, और खुद अपनी गाड़ी पे आई हूँ कि उन्होंने कहा सिदरा का। एक्चुअली आप लोग जानते नहीं है, लेकिन आज अल्लाह ताला हर एक इंसान को जो है कोई ना कोई मतलब अल्लाह ने लिखा हुआ है कि मैंने ये काम करना है, तो वो चाहे मैं जल्दी करूं या देर से करूं। लेकिन इस वक्त इस अंदर बैठने का मेजर जो क्रेडिट जाता है वो सिदरा पे, क्योंकि सिदरा बहुत छोटी सी 5th में होगी या 4th में। उस वक्त सिदरा भी नहीं थी। हाँ, तो आंटी इकबाल भाई ने मुझे कहा, तो आंटी अब जाए ना प्लीज, आंटी जाए ना। हम भी उस वक्त सोच भी नहीं सकते कि सिदरा जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला कनेक्ट होती जाती है चीजें। अल्लाह कहते हैं कि बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि आज मैं। और अजीब सा लगता है क्योंकि मैंने जब शुरू किया था पीटीवी तो एवरीबडी आई न्यू, आप उनको बचपन से देखते आ रहे हैं तो आपकी आदत होती है अंकल और आंटी कहने की। फिर अचानक से आप यहाँ बैठते हैं और आप फिर कहते हैं ग़ज़ाला आपा। भाई हम तो ग़ज़ाला आंटी कहते हैं क्योंकि इनकी बेटी हिना और मैं हम लोग स्कूल में साथ थे और एक बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंडशिप है। बल्कि ग़ज़ाला आंटी की और मेरी मदर की बर्थडे भी एक ही है, तो बहुत अरसे तक हमने माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे उससे। लेकिन बड़ी अच्छी तरबियत दी, आज जो कुछ तुम हो अपनी माँ की वजह से। बहुत सो मच फॉर दैट। देख रही होंगी और आपकी दोस्त आपकी तारीफ कर रही हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ग़ज़ाला आंटी, आप क्या समझती हैं इस फील्ड में अब आपका उठना बैठना लोगों के साथ, ऐसे एक्टर्स के साथ भी है जो बहुत इस तरह की चीज़ों को मानते हैं? यानी हम शुरू में बात करते थे और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है कि कोई एक्टर समझता है कि जी ये मेरी जो अंगूठी है या ये मेरा जो ब्रेसलेट है ये मेरे लिए बड़ा लकी साबित हुआ है और मुझे ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और लोगों को कंसल्ट भी करते हैं कि हमें कोई रेसिपी दे दीजिए सक्सेस की। आप इसको कैसे देखती हैं? सही है, गलत है? बहुत ज़्यादा यकीन है लोगों का। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, जो मेरी अपनी थॉट है, जो मैं सोचती हूँ, मेरा ये कि करता सिर्फ अल्लाह मियाँ है। एक्चुअली अल्लाह ताला जिस दिन हमें पैदा किया था उस दिन हमारे साथ एक किताब लिख दी गई थी कि इसको इस वक्त ये मिलना है, इस वक्त इसको ये मिलना है, ये इसका अरूज है, ये इसका जवाल है। और मतलब जैसे दुनिया गोल चल रही है ना, उसी टाइप से हमारी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है। कभी हम बहुत ज्यादा जो है कि हम जो चाहते हैं हमें मिल रहा होता है, और कभी ऐसा वक्त आता है कि सब चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक मतलब सर्कल है जो कि अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है। लेकिन जहां तक ये कहना कि जी मैं मतलब ये पत्थर पहन लूंगी,
एक्चुअली हमारे है कि पत्थरों का जो है वो आपके स्टोन्स जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके साथ है, लेकिन ऐसा शख्स आप कहां से लाएंगे कि वो ये बता दे, सिर्फ इतना ही बता दे हमें कि ये पत्थर ओरिजिनल है, क्योंकि आज तो आपको पत्थर ही ओरिजिनल नहीं मिलेगा, तो आपकी किस्मत कहां से चेंज हो जाएगी। वो तो आप पहनते हैं 10 अंगूठियां पहन लें या 12 पहन लें। फिर सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग वो नकली प्लास्टिक रंग चढ़ा हुआ पत्थर पहन के भी समझते हैं और उनका बाकायदा यकीन होता है कि उनकी किस्मत इससे बदली है। प्लेसिबो इफेक्ट आपको पता है, प्लेसिबो है ना, ये प्लेसिबो इफेक्ट तो बड़ा पावरफुल है, साइंस ने साबित कर दिया इसको, और ये इस तरह से ये काम चलता। देखिए एक चीज याद है कि परवरदिगार ना सबका राज़िक है, उसने फ्रॉडी को भी रिस्क देना है और सही आदमी को भी रिस्क देना है। अब किसी ने आपको अंगूठी दे दी, पत्थर दे दिया और कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, आपने यकीन कर लिया, तो चूंकि यकीन का ताल्लुक गुमान से है, थॉट से, थॉट इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि आप वो काम करके कामयाब कर लेते हैं। हम कई दफा किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको एक एंकरिंग कहते हैं, एनएलपी में एंकर लगा देते हैं हाथ पे कि जाओ भाई मैं हाथ रखता हूँ, जाओ तुम जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। उसका काम हो जाता है, वो कहता है डॉक्टर साहब क्या बात है। मैंने कहा जी एंकरिंग है, तुम भी सीख सकते हो। एक्चुअली मसला पता है क्या होता है सिद्रा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना बैठ जाते हैं, बैठ के हम मेहनत नहीं करते और हम सोचते हैं कि ये काम। अब जब हमने कोई पत्थर पहन लिया, कोई ऐसी चीज कर ली, कोई कपड़ा, कोई कलर या कुछ भी पहन लिया, तो हम वो पहन के ना तो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। हम अपना वो काम जो कि हम बैठ के सोच रहे होते हैं वो काम हम करना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट हमें दे रहा होता है कि तूने मेहनत की, हमने तुझे ये दिया। लेकिन क्योंकि मैंने पत्थर पहना था, मैं ये नहीं कह रही कि ये रब ने मेरी मेहनत का फल दिया है, मैं ये कह रही हूँ इस पत्थर का कमाल है, तुम भी पहनना। मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये ड्रामा हिट हो गया, मैंने ये वाला अवार्ड ले लिया। उसको एक विटामिन की गोली तस्वर कर लिया। मिनरल देखिए, पत्थर बनता है ना जी, जब पत्थर पहाड़ों से निकाला जाता है तो हजारों साल उसने धूप झेली है, बारिश झेली है, हवा झेली है, तूफान झेला है, प्लस उसमें मिनरल्स कंटेंट होते हैं। जब आप पहनते हैं तो सूरज की रोशनी जब उस पर गिरती है तो आपके यहाँ पे नर्व्स के एंड है, उसमें ये नर्व के अंदर वो एनर्जी जाती है, तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है। सिर्फ इतना समझ लें कि पत्थर जितने पहने अल्लाह की जात पे सबसे ज्यादा भरोसा होगा। बिल्कुल। और एक मिसाल देना चाहूँगा, दवा है, जब एक काफिर दवा इस्तेमाल करता है उसके दवा खाने में फ़र्क है और एक मुस्लिम और मोमिन की दवा खाने में फ़र्क है। काफिर समझता है दवा फ़ायदा देती है और मोमिन समझता है रब्बे ज़ुजलाल की ज़ात शिफा देती है। तो जब वो ये समझ के खाता है तो उसका खाना इबादत बन जाता है, क्योंकि वो अपनी जान बचा रहा है। सही बात। सारा माइंड का कुरान कहता है अफला याकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? अफला यशरून, क्या तुम शऊर नहीं रखते? अफला यतदब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? जब इंसान गौर व फिक्र करता है उसकी सारी मनाजिल आसान होना शुरू हो जाती है। मसला ये कि हम लकीर के फ़कीर हो जाते हैं। लेकिन स्टोन के हवाले से बात ये, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला हिजरे अस्वद की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि है हिजरे अस्वद, ना तू नफ़ा देता है ना तू नुकसान देता है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता बल्कि मैं इसलिए चुनता हूँ कि तुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी की सुन्नत है। अब स्टून के हवाले से आते हैं, देखिए उसमें बिल्कुल आती हैं, उसमें कुछ फवाइद भी होते हैं, मगर शिर्क जब यहाँ हो जाता है जब ये समझता है कि इसने कामयाबी दी। अच्छा, और कामयाबी और बंदा मोमिन क्या कहेगा, इसके बनाने वाले ने कामयाबी दी। अच्छा, ये अब हमने फ़र्क तो समझ लिया, लेकिन अक्सर हम जो जिन लोगों ने स्टोन्स पहने हुए होते हैं, अगर आप ये देखें वो ये भी समझते हैं कि अगर कोई स्टोन को नुकसान हुआ है, अचानक से वो चटक गया है या क्रैक कर गया है या टूट गया है, तो कहा यह जाता है कि शायद उसने कोई बला अपने ऊपर ले ली है। ये हमारा सवाल है और इसके लिए हम यहाँ पे हमारे साथ एक और एक्सपर्ट मौजूद हैं, लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं असगर शहीदी साहब। एक्सपर्ट हैं, जेमोलॉजिस्ट हैं, लोगों को रेकमेंड भी करते हैं कि उनके जायचे के हिसाब से कौन सा स्टोन उनको सूटेबल होगा। उनसे पूछते हैं क्या ये सही है असगर शहीदी साहब के अगर ये कोई जेम स्टोन टूट जाए तो ये कोई बला थी जो टल गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सिद्रा बेटा, बात यह है कि पत्थर का टूटना जो होता है वो कोई आफत होती है जो पत्थर अपने ऊपर ले लेता मानते हैं, क्योंकि फिरोजे के लिए अक्सर बड़े बड़े राइटर जो रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने और मेरी भी तहकीक ये है कि पत्थर का टूटना इस चीज़ की अलामत है कि वो मुसीबत अपने ऊपर ले लेता है। सही। ये है पत्थर का अलामत। और दूसरी बात यह है कि कोई चीज़ भी खुदा ने ज़मीन पर बेफ़ायदा नहीं उतारी, ये चीज़ जानदार होती है। जो हम फिरोज़ा पहनते हैं अगर वो असली फिरोज़ा है तो जानदार होता है। कुरान में भी है, फरमान इलाही भी कि हर शय खुदा की हमद के साथ तस्बीह करती है, तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझते। दाऊद जब पहाड़ में बैठ के मुनाजात करते थे तो पहाड़ भी आपके साथ मुनाजात करते थे।
बात यह है कि चीज़ का असल होना ज़रूरी है। जो असली पत्थर होगा वो एहसास और जज्बात के इंसान को महसूस करता है, खुशी में खुश होता है और गम में गमी मताना है। बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब हमारे साथ मौजूद होने का। अब यही पॉइंट मैं अपने पैनल के पास लाना चाहूँगी। डॉक्टर मोइज़, आप समझते हैं ये बड़ा एक आजकल लोगों ने इस पर बात करनी शुरू की कि जो क्रिस्टल्स हैं, जो जेम्स हैं, वो जानदार हैं, उनमें वाइब्रेशन है, वो आपकी बात सुन भी सकते हैं और आपको फ़ायदा भी दे सकते हैं। पहले तो इस पे आपके साइंटिफिकली इट इज़ 100% ट्रू। कायनात में हर शय को आप ले लें, एक मट्टी के एक जर्रे को ले लें, आप कहते हैं बेजान है, बेजान नहीं है। जान दो किस्म की होती है। एक वो जान होती है जिसमें कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। एक जान वो होती है जो जिस जगह मौजूद है वहीं रहेगी, मगर वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? टेबल है, कुर्सी है, इसके लोएस्ट पार्ट में चले जाए तो एटम में चले जाएंगे। वाइब्रेशन तो है, एनर्जी तो है, एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। अच्छा, यही इलेक्ट्रॉन मेरे आपके जिस्म में भी है। तो मेरे और टेबल में फर्क ये है कि मैं इवॉल्व होऊंगा, इर्तिका की मनाजिल तय करूंगा, ये टेबल इसी जगह रहेगा, हजारों साल तक ऐसे ही रहेगा। मगर दोनों के अंदर कनेक्शन ये है कि उसमें भी एनर्जी है, मेरे भी एनर्जी है। सो साइंटिफिकली एनर्जी वाइज इट इज करेक्ट। ज़्यादा आप क्या समझती हैं कि ये जो समझा जाता है कि कोई आफत आई, क्रैक हो गया, जैसे लोग वैसे भी मानते हैं ना कि नजरे बद, लोग सिर्फ पत्थर की ही क्या बात की जाए, अगर किसी ने बुरी नज़र से देखा तो लोग कहते हैं कि जी आपके बाल खराब हो जाते हैं, आपका काम खराब हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, नजर लग गई। आपकी इसके बारे में क्या बिलीव है? एक्चुअली नज़र पे तो मैं 101% बिलीव करती हूँ कि नज़र तो हमारे कुरान में भी मौजूद है और हमारे उसमें भी हदीस में, और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी बड़ा इस तरह का नज़र की बातें हुई। तो नज़र तो मेरा ख्याल है कि आप खुद भी देखें कि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ ऐसी होती है। मेरी एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी कि मेरी फुफ्फो जो है उनकी नज़र बहुत थी, बहुत ज़्यादा। हमारे क्या नाम लेते हैं, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दी, ये खुद बताती थी। हाँ। हमें नहीं, हमारा एक ड्राइवर था, तो ड्राइवर चला गया बाहर छोड़ के। जब वो वापस आया तो आप यकीन कि मतलब बड़ा अच्छा खूबसूरत, ये वाइट हुआ हुआ, बाहर जाके उसने वाइट मिलने के लिए आया। तो मुझे आते ही ना मेरी फुफ्फो, तुझे तो बड़ी बाहर की मिट्टी सूट करिए, तू तो हट्टा कट्टा हो गया, वाह क्या शक्ल है ये। मतलब हम लोगों का ये बिलीव है कि माशाल्लाह कह दें या कुछ कह दें तो वो नजर नहीं लगती। तो उन्होंने इस तरह, उसके बाद वो घर चला गया। अब यकीन करेंगे थोड़ी देर के बाद उसका घर से ना कोई बच्चे आए और वो कहने लगे कि गाड़ी आपके पास है, तो हमारे अब्बू की हालत बड़ी ख़राब हो गई अचानक, तो हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मेरी फुफ्फो थी उन्हीं के पास, तो उन्होंने कहा गाड़ी तो है लेकिन हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, मैं चलती हूँ साथ, तुम्हारा अब्बा ठीक हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता उन्होंने जाके, क्योंकि हम छोटे थे तो मुझे नहीं पता उन्होंने जाके क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, लेकिन वापस आई ना तो कहते हैं ठीक हो गया, मेरी नजर लगी हुई थी। मैं तो ऐसे देखा उसको कि मेरी तो समझ ही नहीं आई कि ये बंदा क्या बन गया। ये एक बड़ा अहम पहलू है। ये इस वाकये से ही लिंक उसको करेंगे कि हम जो अक्सर कहते हैं कि आफत आ गई, किसी कोई चीज़ टूट जाए तो हम यही कह रहे होते हैं कि कोई आफत थी, कोई बला थी, और दूसरा ये कि किसको कोई नज़र खा गई। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेके ही चल सकते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। और यकीनन हमारे व्यूअर्स भी महसूस कर रहे होंगे कि आज हम एक कश्मकश ये है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, और उसको हम वक्त उसके साथ इतना इंसाफ नहीं कर पा रहे। लेकिन बहरहाल कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से भी हैं, उनको आगे लेके चलना है। इस्तिखारे की यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि क्या उसको कराया जाए। मेरे ख्याल में बात वो थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, वो ज़रूर बताएं कि लोग समझते हैं कि जी करवाया भी जा सकता है, खुद भी किया जा सकता है, पर एंड जायचा इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल जो अब लोग इसी ज़ुमरे में ले आए हैं और वो भी निकलवाना ज़रूरी समझते हैं। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दो सवाल थे, इस्तिखारे का और पहले नज़र बद का। जी, इस्तिखारे में, इस्तिखारे का मतलब होता है खैर तलब करना। नमाज दुआए हाजात पढ़ी जाए, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश की जाए, सो जाए। उसके बाद अगर ग्रीन चीज़ आए तो लोग ये कहते हैं कि वो अच्छा है, और अगर लाल या काली चीज़ आए तो वो पूरा तसव्वुर किया जाता है। इस्तिखारा मतलब होता है खैर तलब करना। जब बंदा कोई फ़ैसला करने वाला है, परेशानी के हालत में है, तो वो कहाँ जाए? कुरान ने एक जवाब दिया, फ़स्अलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून।
सवाल उनसे करो जो अहले ज़िक्र है, अहले इल्म, जो तुम नहीं जानते। आप जिस फील्ड में जाने वाले हैं उस फील्ड के जो मास्टर हैं, जो लोग अच्छी पोजीशन रखते हैं, उनसे भी मशवरा किया जाए। मैं अगर इस्तिखारा कर रहा हूँ, कोई भी इस्तिखारा कर रहा है, इस्तिखारा जन्नियात पर होता है, गुमान के मुताबिक हो सकता है हमारा गुमान गलत हो। एक चीज़ हम कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, किसी शादी के हवाले से हम कह रहे हैं कि ये शादी नाकाम होगी, और बंदा शादी करता है वो इंतहाई कामयाब होती है। ऐसा अभी ब्रेक के अंदर भी बात चल रही थी। तो इसी तरह का मामला ये होता है, आप सब चीज़ें अल्लाह पे छोड़ें। बदगुमानी को, इन तमाम चीज़ों को जो चीज़ ख़त्म करती है वो अल्लाह पे कामिल यकीन है। अल्लाह पे कामिल यकीन हर चीज़ को ज़ाहिर कर देता है। लेकिन वो जो कहा जाता है, जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल 3 या 4 मिनट हमारे पास आखिरी प्रोग्राम के नजर खा गई, ये तस्वुर करना। देखिए नजर का तो हमें पता है कि हदीस पाक में यहाँ पे इशारा दिया की हदीस है, अल ऐनु हक़्क़ु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नजर का लगना हक है। एक हदीस है कि मेरी उम्मत में तबई मौत के बाद जो सबसे ज़्यादा अमवात होगी वो नज़र बद की वजह से होगी। अच्छा। एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक बड़े पहाड़ को नज़र छोटा कर देती है और एक ऊँट को हांडी में ले आती है, नज़र बद के ऐसे मामला। क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी बॉडी के अंदर इंक्लूड होती है, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये नज़र की अगर बात करें तो कुछ उससे बचने के लिए लोग कभी नींबू मिर्ची का इस्तेमाल कुछ आजकल कर रहे हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं कि हाँ नींबू जेब में रखने शुरू कर दिए, लाल मिर्च घुमाइए, फिर उसके बाद उसको जलाइए, अगर उसकी बिल्कुल ढांस ना आए तो इसका मतलब है आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सूरह फलक और नास को पढ़कर अपने हथेलियों में फूंकते थे और अपने पूरे जिस्म पर दम कर लिया करते थे। आज उम्मत को ये तालीम दी जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएं। देखिए हदीस रसूल के अंदर है, एक साहबी आ रहे हैं जो बॉडी बिल्डर थे, इब्न अकनस उनका नाम था। एक दूसरे साहबी ने कहा यार आपकी क्या बॉडी है, वो उसी वक्त गिर गए। अल्लाह के नबी को इत्तला दी गई कि या रसूलल्लाह वो गिर गए। आपने फरमाया जिसने नजर लगाई थी कि जाओ भाई तुम वुजू करो। जब वुजू किया उसका जो पानी बचा हुआ था कहा उसके चेहरे पे मारो और उसको पानी पिला दो। जब वो पानी पिएगा तो तुम्हारी नजर कट जाएगी, और जब किसी को देखो तो फौरन माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, ताकि उसकी नजर बद के मामला उसी वक्त खत्म हो जाए। जो लगती है ना आपके जिस्म के गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे ऑरा कहते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, नजर उसको लगती है। अच्छा, वो चूंकि ब्रेन से ताल्लुक है उसका, तो इन्फ्लुएंस होता है आपका ब्रेन। जब ब्रेन असर अंदाज होता है तो जिस्म में बीमारी हो जाती है, आसाब कमजोर हो जाते हैं, खौफ वसवसा वहम आ जाएगा। तो जब आप ये मिर्चें जलाते हैं या पानी ऊपर से घुमा के एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो बेसिकली आप उसके ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, चाहे वो कुरानी आयत से करें। अब जिन लोगों को मतलब फॉर एग्जांपल नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी तो करते हैं ना इलाज, वो कैसे करते हैं? तो अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा है कि बंदा उसको माने या ना माने वो शिफा देगा सबको। तो तरीका अलग ये बात तो बड़ी हकीकत है कि आप मिर्चें वैसे लेके आप चूल्हे पे रखें, आप उस घर में बैठना मुश्किल हो जाता है खास। अगर आपको नजर लगी हुई है उसमें से जरा सी स्मेल नहीं आती, तो मतलब इसमें तो आप कोई दो बातें है ही नहीं। आप इसको कैसे रीड करती हैं? आपको लगता है कि ये वाकई नजर का मामला है? वो क्या चीज होती है जो मिर्च की स्मेल को खत्म करती है? मुझे तो लगता है नजर है, और नजर ही आपको जो है वो इतना बिलीव करते हुए कहते हैं ये तो फैक्ट है, ये तो आप मुझे बताएं क्यों नहीं बदबू? ये नूर भाई आप बताएं हमें ये क्यों नहीं, ये हमारी एतमाद है, उस वक्त हमारी नाक बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है, क्या होता है बंद हो जाती है? उन्होंने बात जिससे डॉक्टर साहब ने की, ये बात हकीकत है। जो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो एक हमारे पास एक एनवायरनमेंट जो होता है जब वो उस चीज़ से कनेक्ट होती है तो उसका असर पैदा कर देती है। जो घास नहीं आ रही उसकी वजह ये होती है, जो नेगेटिविटी होती है वो उस चीज़ को इलेक्ट कर रही होती है, उससे फाइट कर रही है। बंदे मोमिन का ये होगा सूरह नास की कसरत करता रहे। तो अब जो वो घास नहीं बल्कि कुरान शिफा देगा और इंसान शिफायाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। लेकिन आप मानते हैं इस चीज़ को कि एक तो है कि आपने दम किया अपने ऊपर, जिस तरह आपने खुद यहाँ पे फरमाया कि वो सुन्नत भी है, लेकिन ये जो दूसरे अवामिल हैं, तरीके हैं, मैंने कभी से अमल नहीं किया। लेकिन आप रेकमेंड करते हैं? मैं इनको रिकमेंड करूंगा मुफ्ती साहब को, मैसेज फ्रॉम द वाटर देख ले, DVD अवेलेबल है, YouTube पे भी है। आपने देखी है कभी? इट्स रिमार्केबल, राइट? सिर्फ कुरान की आयत से ही नहीं होता, अगर इंसान आंखें बंद करके पॉजिटिव एनर्जी डालें और थॉट रखें
तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पानी का चेंज आप इसी पानी को उठाएं, आप हाथ में रखें, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो उसमें चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन मतलब अल्लाह की जो बंदा मोमिन जो होता है, बिल्कुल बंदा मोमिन जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। मुझे तो ये बताइए, जब चीजें टूटती हैं तो उसको हम एक हमेशा बुरा साइन लेते हैं कि ये कांच का टूटना बुरा, आईने का टूटना बुरा, ये सिर्फ हमारे जहन में होता है या इसका वाकई कोई असर? एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब पहली दफा ये हुआ होगा ना, तो किसी को बचाने के लिए कह दिया होगा कि ये फायदा हुआ है, किसी को मार ना पड़े। अब सदियों से वो बात आती आ रही है आबा अजदाद से, तो आज आपने रूल बना दिया, तोड़ने से नुकसान या फायदा क्या होगा? शीशा टूटने से कितने बला टल गए, किसी के जहेज का होगा, वो जब टूटा होगा तो किसी को तकलीफ हुई होगी, लेकिन अच्छी बात है। अच्छा, और इसके अलावा जो पेट्स के हवाले से होता है, आप समझते हैं जैसे बेजुबान जानवर है, लेकिन उनके हवाले से भी लोग कहते हैं कि जी आज बिल्ली, आमतौर पर हमारी पालतू बिल्ली इस तरह एक्ट करती है, कुछ और कर रही है, शायद उसको कुछ दिखाई दे रहा है, शायद कोई आफत है। आप इस तरह के इशारों पे आप लोगों का मेरे साथ अभी रिसेंटली तकरीबन एक वीक भी नहीं हुआ कि अब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत फैमिली टर्म से, हसीब अफजल बेग साहब, तो उनकी डेथ हो गई, अचानक डेथ हो गई। और क्या नाम लेते हैं, उन्होंने मुझे एक ग्रे पैरेट दिया था, 3 दिन बाद उसकी भी डेथ, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप समझते कि ये नहीं, मतलब मैं समझती नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद सवाल कर रही हूँ। बड़ा सिंपल से जी, जिन मखलूक की ज़बान नहीं होती, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो बहुत सारी चीज़ें सेंस कर लेते हैं। कुत्ता फॉर एग्जांपल, आप ये देखें, जलजिला आने से पहले हाथी और सांप उसको पता चल जाता है, तो कैसे पता चलता है? तो वाइब्रेशन, तो ये जो मनफी चीज़ें आपके अतराफ में इधर इस वक्त भी गुजर रही हैं, ये वजूद है कायनात में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे एक बात याद आ रही है, और मुफ्ती भाई अगर इस पे आप हमारी रहनुमाई करें। जिस तरह हम रमज़ान की आखिरी जो शब होती है उसमें शब कदर ढूंढते हैं, तो लोगों ने कहा कि उसकी कुछ साइंस उन्होंने दिए होते हैं, और कहते हैं कि उस हदीस के अंदर है, यानी साइंस जो वो बताने की कोशिश करते हैं, उसमें कहते हैं कि बिल्ली या जो कुत्ता होता है, वो अगर उस शब की जब सहर होगी तो वो कभी आपको इस तरह बेचैन दिखाई नहीं देगा। लोगों का परसेप्शन है इस्लाम के, इसकी मैं चाहती थी कि करेक्शन ये कि नबी पाक, देखिए हम उस बात को मानेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक सादर, कुरान ये हदीस। सूरज निकल रहा है बगैर शुआओं के, ये शब कदर की निशानी होती है कि आज की रात शब कदर है। वो रात ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होगी, अच्छा मुतदिल। अगर वो सख्त सर्दी के अंदर भी शब कदर आएगी ना, तो जो लोग शब बेदारी कर रहे हैं, जिसको शब कदर मिल जाती है, आपको ठंड नहीं, आपको ठंड महसूस नहीं होगी, और जिससे फरिश्ते आके मिलेंगे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फिर वही बात है कि फरिश्ते या जो मलाइका अल्लाह ताला, तो भी ये जानवरों की जहाँ पे जिक्र हो रहा था वो बेचैन नहीं होंगे। एक चीज़ और भी है, जिस तरह परिंदों के हवाले से बात की, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो है ना, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, सूरह यासीन के अंदर भी है। जब काफिर जो होते थे, जो फाल निकालते थे, बहुत माज़रत के साथ नूर भाई वो कह रहे हैं कि 3 सेकंड में प्रोग्राम परिंदों से निकालते थे, और इस्लाम में इसकी ममानियत की। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम पैनल का यहाँ मौजूद होने का। मैंने पहले ही कहा था कि आज एक रेस लगेगी टाइम के अगेंस्ट, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बहुत सारे जो आपके जहन में वहम है, तवाहिम है, उनको हमने क्लियर किया होगा। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।